डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी न्यू बुक से चैप्टर नंबर 5 जो कि टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में है, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले मैं हर टॉपिक जो है आपको बुक से थोड़ा सा रीड करवाऊंगा, उसके बाद हम इसको नोट्स से जो है वो मज़ीद बेहतर तरीके से समझेंगे। नोट्स शॉर्ट्स मैंने बनाए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आपको याद करने में भी आसानी होगी और ये आपके बुक के भी तमाम टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो हम इस कंप्लीट चैप्टर को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे बुक से भी और नोट्स से भी, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जिनको आप बाद में रिवीजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगर फर्स्ट टॉपिक को देखें तो वो है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज़म जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म है उसको देखें तो वो उसको स्टडी करने में आसानी इस तरह से होगी कि हम उसको शॉर्टेस्ट लेवल पे देखें या स्मॉलेस्ट लेवल पे देखें। स्मॉलेस्ट लेवल किस तरह से, लेट से आपके पास एक पूरा ऑर्गेनिज़म है। जैसे आपने देखा होगा कि एक पूरा जो एक ऑर्गेनिज़म है उसको स्टडी करना मुश्किल होता है, इसीलिए अब जो डॉक्टर हैं वो भी आपने सुना होगा, कान का अलग डॉक्टर है, नाक का अलग डॉक्टर है, ठीक है, इसी तरह हार्ट का अलग डॉक्टर हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि जितना एक पूरी बॉडी को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतना ज़्यादा कैपेबल होना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाता है कि एक किसी ख़ास ऑर्गन के अंदर जो है स्पेशलिटी लाई जाती है उसको स्टडी करने में। उससे क्या हो जाता है कि उस ऑर्गन को समझना उस एक आदमी के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है और डिफरेंट आदमी जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पे काम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर हम भी देखें कोई भी ऑर्गेनिज़म को तो हम देखेंगे कि वो सिंपलेस्ट किस चीज़ से बना है, फिर उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी चीज़ों को एट अ टाइम स्टडी करना पड़ेगा। तो पहले हम एक डायग्राम से इसको समझते हैं, फिर हम जो है वो नोट्स से इसको थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। अगर आप फिगर 5.1 को देखें तो इसमें हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, सबसे पहले एक एटम है। एटम्स के मिलने से, जब डिफरेंट टाइप के एटम्स मिले हैं तो एक मॉलिक्यूल बन गया। अब मॉलिक्यूल्स के मिलने से एक ऑर्गेनेल, उससे ज़रा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मिले तो सेल बन गया। अब सेल से आगे टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और फिर इंडिविजुअल आ गया। हमने जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरह से हमने जो है वो सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स लेवल की स्टडी करनी होती है। सबसे सिंपल क्या चीज़ थी, उसके मिलने से फिर क्या बना, उसके आगे क्या बना, इस तरह करके जो उसकी फाइनेस्ट फॉर्म है वो है इंडिविजुअल, यानी कि हमारे पास जो सबसे लास्ट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो इंडिविजुअल हमारे पास आ जाती है। तो ये टॉपिक बहुत इजी होता है, इसको समझना बहुत आसान होता है, याद करना भी बहुत आसान होता है। जस्ट आपने जो है वो ये सीक्वेंस में नेम याद करने होते हैं। अगर आपने ये नेम याद कर लिए सीक्वेंस में तो बाकी जो है याद करना बहुत ही आसान होता है। किस तरह से, मैं आपको नोट्स की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि ये टॉपिक याद करना कितना ईजी है। जी, तो ये हमारे नोट्स हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये आप लोगों ने नेम जो हैं वो आपने सीक्वेंस में याद कर लेने हैं। बाद में हमने जस्ट इतना सा लिखना है कि एटम है, जैसे पहला नेम आपके पास एटम है, तो आपने जस्ट ये कहना है कि जब डिफरेंट एटम आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल। सबसे पहले एटम को थोड़ा सा हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। एटम क्या है? बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का। मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि रिटेन करता है प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, जो कि एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करता है। एटम्स से छोटे पार्टिकल भी हैं लेकिन वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। यानी कार्बन अगर है, कोई एलिमेंट कार्बन है जैसे, उसके अंदर आपको पता है 6 जो हैं वो प्रोटॉन होते हैं। तो एटम जो है इस प्रॉपर्टी को शो करेगा, लेकिन अगर हमने एटम को फर्दर तोड़ा तो वो जो हमारे पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आ जाएंगे, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी शो नहीं होगी। तो इस वजह से हमने जो है एटम को थोड़ा सा बस यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया। अब आगे बहुत इजी हो जाएगा। एटम की डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैटर क्या होता है? हमारे पास कोई भी चीज़ जिसका कोई मैस हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो वो एटम्स के मिलने से बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिख देना है, और भी जो आपको एटम्स का आइडिया हो वो लिखा जा सकता है। अब आगे बहुत ही आसान पैटर्न है, सिंपल। क्या? ये एटम है।
एटम के मिलने से क्या बनता है, मॉलिक्यूल। जस्ट आपने ये लिखना है, एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। और जो मॉलिक्यूल होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं एटम से। एग्जाम्पल के तौर पे एक दो एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। जैसे है वाटर, वाटर किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसी तरह प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, अब ये मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एटम्स के मिलने से बने हैं। अब नेक्स्ट जो है, बस मैंने आपको कहा था नेम याद कर लें, नेम से अब क्या है, मॉलिक्यूल्स के मिलने से क्या बन जाएगा, ऑर्गेनेल। बस ऐसे आपने कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाते जाना है कि इनके मिलने से ये बन जाएगा, इससे मिलने से ये बन जाएगा। और एक एक साथ एग्जाम्पल एक दो याद कर लेनी है हर एक की। तो ऑर्गेनेल्स कैसे बनते हैं, उससे पहले क्या होते हैं, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जब कंबाइन करते हैं तो ये ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, ऑर्गेनेली भी बोलते हैं इसको, जो कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं विद स्पेसिफिक फंक्शन। सब सेलुलर स्ट्रक्चर से मुराद है सेल के छोटे स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर जिनके मिलने से सेल बन रहा है। तो बेसिकली ये सेल की फैक्ट्रियाँ इन्हें आप कह सकते हैं, कि सेल के अंदर जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं, जैसे जिनके काम करने से पूरा एक सेल, जो एक शहर बसा हुआ है सेल का, उसकी एग्जांपल में आप माइटोकॉन्ड्रिया याद कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक जनरेटर होता है, पावर प्रोड्यूस करता है पूरे सेल के लिए, ठीक है। तो पावर हाउस ऑफ अ सेल है, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू जो ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी रिलीज़ करता है। नेक्स्ट फैक्ट्री की अगर बात करें तो राइबोसोम आ जाता है। नंबर 2 पे जो है वो राइबोसोम आ जाता है, जो कि प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। सेल के लिए जो है वो प्रोटीन जो है वो ग्रो करवाती है, यानी प्रोड्यूस करवाती है। तो इस तरह और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे आप क्लोरोप्लास्ट को कह सकते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है, वो ग्लूकोज सिंथेसाइज करता है। तो ये फैक्ट्रियाँ जब मिल के काम करती हैं तो क्या बना देती हैं, एक सेल। तो अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बिल्कुल वैसे ही कि ऑर्गेनेल्स के बाद आपको अगर याद है ना कि सेल आता है, तो आपने सिंपल लिख देना है कि ऑर्गेनेल्स के मिलने से क्या बनता है, सेल। तो और सेल की थोड़ी सी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं साथ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनेल्स वर्किंग टुगेदर। ठीक है, ऑर्गेनेल जब डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मिल के काम करती हैं तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ बन जाता है, जिसे हम सेल बोलते हैं। इट कैन परफॉर्म लाइफ फंक्शन एंड रिप्रोड्यूस। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी चेंज हो गई हैं कि अब ये लाइफ फंक्शन कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है और रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू सेल भी बना सकता है। ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूनिसेलुलर, वन सेल के भी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया आपको पता ही है, और मल्टी सेलुलर, मैनी सेल के भी हो सकते हैं। ठीक है, अमीबा भी यूनिसेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर में आप ह्यूमन की एग्जांपल ले सकते हैं। तो अब सेल के मिलने से क्या बनेंगे, टिश्यूज़। तो जस्ट आपने सीक्वेंस में नाम याद कर लेने हैं, तो ये टॉपिक पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब हम टिश्यूज़ को देखते हैं कि जब सिमिलर सेल आपस में मिलते हैं। यहाँ पे एक और टर्म आपने याद रखनी है, सिमिलर की। जो सिमिलर की टर्म है यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आके हमने सिमिलर और डिफरेंट का भी काम स्टार्ट कर देना है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो हैं वो जब एक ख़ास काम करते हैं, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, दे मेक अ टिश्यू। एग्जाम्पल अब वो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, एक एक दो दो एग्जाम्पल याद कर लें। एनिमल्स के अंदर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जो कि हमारी स्किन के ऊपर हमें हमारी बॉडी सरफेस को कवर कर रहे हैं और कैविटीज़ को भी लाइन कर रहे हैं। तो मसल टिश्यू होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं बाय कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि हमारी हड्डियों के साथ जो अटैच होते हैं, स्केलेटल मसल टिश्यू। और इसी तरह कार्डिक मसल, जो हमारे दिल के मसल टिश्यू हैं, उनकी भी एग्जांपल याद कर सकते हैं। प्लांट्स की भी याद कर लें जी, एपिडर्मल टिश्यू हैं, जो प्लांट की एपिडर्मल है यानी कि स्किन है, उसको एपिडर्मल टिश्यूज़ बोलते हैं। और उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे लीफ के ऊपर जो एपिडर्मल टिश्यू है, उसको आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। इसी तरह वास्कुलर टिश्यू, जिसमें जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं, जो कि पानी और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाइलम पानी को और फ्लोएम फूड को। तो ये भी टिश्यूज़ की एग्जांपल है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, टिश्यूज़ के मिलने से क्या बनता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्गन। और ऑर्गन किसके मिलने से बनेगा, टिश्यू, क्योंकि पहले हमने टिश्यू पढ़ा है। तो टिश्यूज़ के मिलने से स्ट्रक्चर जो बनता है, स्ट्रक्चर मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यू वर्किंग टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो अब टिश्यूज़ के मिलने से तो बना, लेकिन एक चीज़ अब इसमें आपने जो याद रखनी है वो है डिफरेंट। ऊपर हमने जो पढ़ी थी वो थी सेम, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सेम टाइप ऑफ सेल जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू। लेकिन जब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन। ये आपने बस याद रखना है। यहाँ पे बच्चे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं।
तो एक ही तरह के सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, लेकिन एक ही तरह के टिश्यू मिलके ऑर्गन नहीं बनाते, बल्कि डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ये बस यहाँ पे आपने थोड़ा सा याद रखना है इस बात को। एग्जाम्पल की बात कर लें तो हार्ट आ जाता है, जो कि ऑर्गन है एक और पंप करता है ब्लड्स को। लंग्स है, गैस एक्सचेंज में हेल्प आउट करता है। आइज़ भी हमारे ऑर्गन हैं, जो कि लाइट को जो है वो लाइट की मदद से इमेज बनाती हैं। प्लांट्स में बात करें ऑर्गन की, तो लीव एक ऑर्गन है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। रूट एक ऑर्गन है जो कि एब्जॉर्ब करता है वाटर को, न्यूट्रिएंट को। फ्लावर एक ऑर्गन है जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। इसी तरह ऑर्गन्स के मिलने से अब क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, और इसमें भी डिफरेंट लगेगा। अब आगे जो है वो सारे डिफरेंट वाले स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपने याद रखना है कि इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने लगाया डिफरेंट टिश्यू वर्किंग टुगेदर, अब यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंट ऑर्गन वर्किंग टुगेदर। तो डिफरेंट ऑर्गन जब आपस में मिल के काम करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, तो वो क्या करते हैं, एक ख़ास या एक ही टाइप का जब कोई फंक्शन सारे अंजाम देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये अब क्या बन गया है, एक ऑर्गन सिस्टम। तो एग्जाम्पल में अगर आप बात करें तो एनिमल के अंदर अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखें, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में एक हमारे हार्ट आ जाता है, फिर आर्टरीज आ जाती हैं, वेन्स आ जाती हैं, कैपिलरीज आ जाती हैं। अब ये डिफरेंट हैं, लेकिन इनका सबका मिल के काम एक ही कर रही है, और वो क्या है, ब्लड की सर्कुलेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये ज़्यादा वाजे आपको फ़र्क बताएगा कि इसमें कौन कौन सा ऑर्गन आ जाता है। माउथ आ जाता है, ईसोफेगस ये जो गुलेट होता है हमारा, उसके बाद स्टमक एक ऑर्गन है, लीवर, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है। तो ये सारी जो ऑर्गन हैं ये डिफरेंट हैं, लेकिन सबका काम क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड की डाइजेशन करके, ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में शामिल करवाना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। तो अब इसमें डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, लेकिन सबका पर्पस सेम होता है। इसी तरह अगर हम प्लांट की बात करें तो रूट सिस्टम आ जाता है, जिसका काम है एंकर करना है प्लांट को, ऑब्जॉर्ब करना है वाटर न्यूट्रिएंट। शूट सिस्टम में देख लें तो सपोर्ट करना है प्लांट को, फोटोसिंथेसिस करनी है, उसके सीड्स रिप्रोडक्शन वगैरह करनी है। तो ये आ जाते हैं ऑर्गन सिस्टम में। तो ऑर्गेनिज्म है जो हमारा लास्ट लेवल है या मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल है, वो कैसे बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम के मिलने से। अब अगर आप देखें तो कंप्लीट लिविंग बीइंग कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शन थ्रू इट्स ऑर्गन सिस्टम। अगर आप अपनी बॉडी को ही देखें तो इसमें आपको वाज़े तौर पे कितने ऑर्गन सिस्टम नज़र आ रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके साथ स्केलेटल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये इतने सारे ऑर्गन सिस्टम हैं जिनके मिल के काम करने से हमारा जो बॉडी है वो पूरे का पूरे काम कर रही है, यानी कि हम एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे काम कर रहे हैं। इसी तरह ह्यूमन एक एग्जांपल के तौर पे इसकी याद कर लें और एक ट्री को याद कर लें, तो ये दो एग्जांपल जो हैं आपके लिए इनफ हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे कवर हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अगर जो ऑर्गेनिज़म है उसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट हैं वो अकेले अकेले काम नहीं करते, मतलब ये नहीं है कि एक ही काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि वो मिल के काम करते हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट, कोई एक कंपोनेंट जो है वो दूसरे कंपोनेंट के लिए जो है वो मटेरियल बना रहा होता है, वो उसको प्रोसेस करके जो है वो तीसरे कंपोनेंट के लिए बना रहा होता है। तो इस तरह इंटरेक्ट करते हैं आपस में एक ऑर्गेनिज़म के कंपोनेंट। जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से न्यू फंक्शन क्रिएट होते हैं, और इन्हीं न्यू फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। इसी चीज़ को जो है ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, कि जो एज अ होल चीज़ बनती है वो उसके इंडिविजुअल पार्ट के काम करने से ज़्यादा काम करती है। यानी कि एज अ जब मिल के सारा काम कर रहे होते हैं तो उसके नतीजे में जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इंडिविजुअल काम करने से। तो इसको अब हम नोट से स्टडी करते हैं। इसकी डेफिनेशन को आपने यहीं से ही नोट कर लेना है कि जो ऑर्गेनिज़म है उनके कंपोनेंट जो हैं वो अकेले काम नहीं करते सोरली, इंस्टेड दे इंटरेक्ट, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्शन की वजह से न्यू फंक्शन क्रिएट हो जाते हैं, और ऐसी एबिलिटीज़ आ जाती हैं उनके अंदर जो कि हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो होती हैं, लेकिन इंडिविजुअल कंपोनेंट अगर काम करता तो वो एबिलिटीज़ उनमें ना आती। तो ये इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ यानी कि न्यू प्रॉपर्टी इमर्ज हो जाती हैं जब डिफरेंट कंपोनेंट मिल के काम करते हैं। अब नोट्स पे चलते हैं।
प्रॉपर्टीज़ में जो हमारी पहली हेडिंग होगी वो है फ्रॉम ऑर्गेनेल्स टू सेल। ऑर्गेनेल्स के मिलने से सेल बनता है, ये अभी हमने जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सॉरी। तो ऑर्गेनेल्स जो हैं इंडिविजुअली परफॉर्म करती हैं स्पेशलाइज्ड टास्क, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जब ये ऑर्गेनेल्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं विद इन अ सेल, दे क्रिएट अ डायनेमिक सिस्टम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोसेस लाइक मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन एंड सेलुलर रिप्रोडक्शन। अब इसके नतीजे में इमर्जेंट प्रॉपर्टी क्या आ गई है, सेलुलर रिप्रोडक्शन, जो कि इंडिविजुअल जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स हैं वो नहीं कर सकते। मेटाबॉलिज्म एनर्जी प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन सेलुलर रिप्रोडक्शन एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी जो है उसके नतीजे में बन गई है कि सेल जो है रिप्रोड्यूस कर रहा है ड्यू टू कंबाइन एफर्ट ऑफ आर ऑर्गेनेल्स विद इन द सेल। नेक्स्ट अगर हम देखें फ्रॉम सेल टू टिश्यू, सेल से जब टिश्यू बनते हैं तो इंडिविजुअल सेल लाइक मसल सेल हैव लिमिटेड एबिलिटीज़, उनके पास लिमिटेड एबिलिटीज़ होती हैं। मसल सेल क्या कर सकते हैं, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, तो उसकी वजह से चीज़ों को पुल ही कर सकते हैं बस। व्हेन ग्रुप इनटू टिश्यू दे गेन प्रॉपर्टीज सच एज कॉन्ट्रैक्शन एंड फोर्स जनरेशन इनेबलिंग कम्प्लेक्स फंक्शन लाइक मूवमेंट। अब जब वो ग्रुप में काम करते हैं तो वो इतना उनके पास ये पावर आ जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू फोर्स जनरेट करना शुरू कर देते हैं, और उस फोर्स के नतीजे में बहुत ज़्यादा हम मूवमेंट कर सकते हैं, हैवी वेट्स उठा सकते हैं, और बहुत सारे काम जो हैं वो हम करने के काबिल हो जाते हैं। तो एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऐसे बन जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फ्रॉम टिश्यू टू ऑर्गन, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ये तो हमने जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था। ईच टिश्यू इन एन ऑर्गन कंट्रीब्यूट स्पेसिफिक रोल, हर टिश्यू जो है वो ऑर्गन के अंदर एक स्पेसिफिक काम करता है, डिफरेंट टिश्यू के मिलने से ऑर्गन इसीलिए बनते हैं। मसल टिश्यू फॉर कॉन्ट्रैक्शन, मसल टिश्यू जो है उनका क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन। वहीं पे एपिथेलियल टिश्यू जो है वो आपको पता है बाहर वाली लेयर होती है हमारी स्किन की, तो वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन। इसी तरह देयर कोऑर्डिनेशन इंट्रैक्शन अलाउ द ऑर्गन हार्ट टू परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स एक्शन लाइक पंपिंग ब्लड। अब ये सारे जब मिलके काम करते हैं तो एक ऑर्गन के पास एक्स्ट्रा एबिलिटी आ जाती है, अच्छा खासा ब्लड को जो है वो पंप कर सकता है, विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ एनी सिंगल टिश्यू, जो कि एक टिश्यू अकेला नहीं कर सकता था। वहीं पे नेक्स्ट जो आ जाता है वो ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम है। तो आप अगर इसी चीज़ को याद कर लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, तो उससे आप इसके भी मास्टर हो जाएंगे। ऑर्गन लाइक स्टमक इंटेस्टाइन फंक्शन टुगेदर विद इन सिस्टम लाइक द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन स्टमक, इंटेस्टाइन, इसोफेगस, ये माउथ, ये तमाम मिलके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। द सिस्टम इनेबल प्रोसेस सच एज फूड डाइजेशन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन विच इंडिविजुअल ऑर्गन कैन नॉट अचीव अलोन, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है वो न्यूट्रिएंट की डाइजेशन और उनकी एब्जॉर्प्शन वगैरह जैसे कॉम्प्लेक्स काम करने के काबिल हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म आ जाता है। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि आपको मैंने अभी बताए थे कि काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके जो है वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इंटरेक्ट इन अ सस्टेन लाइफ प्रोसेसेस इनेबलिंग हायर लाइफ फंक्शन लाइक कॉन्शियसनेस, उससे अब कॉन्शियसनेस भी डेवलप हो रहा है, हालांकि इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम जो हैं ये काम नहीं कर सकते थे। अडाप्टेशन इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसके लिहाज से अडाप्टेशन आ जाती हैं, एंड डिसीजन मेकिंग भी आपके अंदर आ जाती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है आपका वो डेवलप हो रहा है। दीज एबिलिटीज़ मर्ज फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम नॉट फ्रॉम देयर आइसोलेटेड एक्शन। अब ये जो सारा आइसोलेटेड फंक्शन नहीं था, आइसोलेशन में अगर ऑर्गन सिस्टम काम करते तो वो ऐसा ज़बरदस्त किस्म का कोई काम नहीं अंजाम दे सकते थे। आप रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल ले लें। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है कि लेट्स से हमारा किसी कांटे के ऊपर पाँव आ गया है, तो हमारा उसी टाइम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे पाँव को वापस खींच लेती है। तो ये कौन कौन से चीज़ें आपस में मिल के काम कर रही हैं, यहाँ पे नर्वस सिस्टम ने डिटेक्ट कर रही है, और उसके बाद जो है वो स्केलेटल मसल सिस्टम ने उसको पुल बैक किया। तो अब इन्होंने मिल के काम किया है तो एक रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हो गया। हालांकि अगर इंडिविजुअली काम करते तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो इस तरह बहुत ज़्यादा ये जो है वो एक हायर कैपेबिलिटी अंदर आ जाती है जब डिफरेंट सिस्टम आपस में मिल के काम करते हैं। तो ये हमारा जो था इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक था। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं।
तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट। इसके अंदर हमने जो है ऑर्गन इन प्लांट्स को स्टडी करना है, कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर। और इसी तरह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा लीफ एज एन ऑर्गन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसको भी हम जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे नोट्स से। तो नोट्स की तरफ चलते हैं जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गन्स की मैंने जो है वो डायग्राम भी रिप्रेजेंट कर दिए हैं और उनके पॉइंट्स भी जो हैं शॉर्ट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहला ऑर्गन जो है वो है रूट। रूट को अगर हम देखें तो अंडरग्राउंड होता है हमेशा। रूट जो है एंकर करती है प्लांट को सॉइल में, यानी सॉइल के अंदर प्लांट को गाड़ के रखती है। इतनी तेज़ आंधियाँ हवाएं भी इसी वजह से प्लांट को नहीं उखाड़ सकती, क्योंकि उनकी जो सॉइल हैं वो डीपली एंकर्ड होती हैं सॉइल के अंदर। उसके अलावा जो फंक्शन की बात करें तो ऑब्जॉर्व करती हैं वाटर और एसेंशियल मिनरल। ठीक है, एक फंक्शन तो यही हो गया ना, एंकर कर रही है प्लांट को सॉइल में। दूसरा फंक्शन है ऑब्जॉर्व कर रही है वाटर को और एसेंशियल मिनरल को भी सॉइल के अंदर से ऑब्जॉर्व कर रही है। इसी तरह थर्ड है स्टोर न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। डिफरेंट प्लांट के अंदर जो है रूट जो है वो स्टोर कर रही होती है न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। तो ये रूट के जो हैं वो फंक्शन हैं और रूट की जो एक्सप्लेनेशन है कि अंडरग्राउंड होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो दूसरा ऑर्गन है प्लांट के अंदर उसको हम स्टेम बोलते हैं। यहाँ पे आपको स्टेम की जो है वो डायग्राम भी मैंने डिस्प्ले करवा दी है। तो स्टेम की अगर बात करें तो अबव द ग्राउंड स्ट्रक्चर सपोर्टिंग लीफ फ्लावर एंड फ्रूट। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ग्राउंड से ऊपर होता है और इसका काम क्या है, सपोर्ट कर रहा है पूरे प्लांट बॉडी को। ठीक है, उसके अंदर लीव्स भी आ जाते हैं, फ्लावर फ्रूट्स वगैरह को भी होल्ड भी करता है और उनको सपोर्ट भी करता है। नेक्स्ट जो स्टेम के अंदर मेन जो चीज़ होती है वो है वास्कुलर बंडल्स या वास्कुलर टिश्यूज़, जिसमें जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं। ये बेसिकली पाइपलाइन है, एक वाटर की पाइपलाइन है और एक फूड की। तो ये ट्रांसपोर्ट, जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वो मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम है वो न्यूट्रिएंट्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर। जहाँ से भी मतलब लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस से फूड बन रही है वो रूट्स तक भी पहुँचानी है, तो वो फ्लोएम के थ्रू जो है पहुँचाई जाएगी। इसी तरह रूट्स में जो वाटर ऑब्जॉर्ब किया गया है वो जाइलम के थ्रू जो है वो लीव्स तक पहुँचाया जाएगा। नेक्स्ट जो ऑर्गन आ जाता है वो है लीव्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लीव्स की डायग्राम है आपके सामने। तो लीव क्या है, प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसेंसिस हैं। फोटोसेंसिस इनके अंदर आपको पता है क्लोरोफिल मौजूद होता है, और क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि लाइट को ट्रैप करके उससे फूड जो है वो बनाता है। फैसिलिटेट करता है ट्रांसपायरेशन थ्रू स्टोमेटा फॉर वाटर वेपर लॉस। इसी तरह लीव जो है उसमें स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा के थ्रू जो है ट्रांसपायरेशन होती है। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, ट्रांसपायरेशन बेसिकली हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। और इस ट्रांसपायरेशन की वजह से वाटर की जो स्ट्रीम है वो बनी रहती है और रूट से जो है वो पानी बाकी पूरी प्लांट बॉडी में पहुंचता रहता है। तो एक फोर्स क्रिएट होती है जिसे हम ट्रांसपायरेशनल पुल कहते हैं, उसकी वजह से पानी जो है वो पूरे प्लांट बॉडी में मौजूद रहता है। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास आ जाता है वो है फ्लावर। यहाँ पे आपको फ्लावर भी नज़र आ रहे हैं, ये येलो कलर के ये फ्लावर हैं। हेल्प इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे, इनके फ्लावर के अंदर जो हैं वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हम जो है वो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आ जाता है हमारे पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम पिस्टल भी बोलते हैं, और इसी तरह जो एंथर वगैरह जो हैं वो भी फ्लावर के अंदर मिलते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। सीड भी इनके ऊपर जो हैं वो फॉर्म होते हैं, और इसी तरह जो है वो फ्रूट की फॉर्मेशन होती है जो कि बाद में सीड को डिस्पर्स करने में मदद करती है। तो ओवरऑल अगर आपने देख लिया डायग्राम, तो ये आपके सामने ओवरऑल डायग्राम है। सबसे ऊपर जो है आपको फ्लावर नज़र आ रहा है, उसके बाद जो हेल्प इन रिप्रोडक्शन करता है लीफ है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, फ्रूट है प्रोटेक्ट करता है सीड को, स्टेम जो है ये आपको नज़र आ रहा है जो कि सपोर्ट कर रहा है लीव्स और फ्रूट और बाकी तमाम ऑर्गन को प्लांट के, और इसी तरह रूट हैं जो कि एंकर कर रही हैं और वाटर वगैरह को ऑब्जॉर्व कर रही हैं। तो ये है हमारा आज का ये वाला टॉपिक भी कवर हो गया है, जिसमें हमने प्लांट ऑर्गन को जो है वो डिटेल से पढ़ा है। अब ऑर्गन सिस्टम को भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक डिटेल जो है वो हम समरी लेंगे
लीफ एज एन ऑर्गन। जी, तो लीफ को एज एन ऑर्गन अब हमने स्टडी करना है, तो लीफ के डायग्राम को देख लेते हैं पहले। ऑर्गन की डेफिनेशन हमें पता है कि ऑर्गन जो है वो टिश्यूज़ के मिलने से, डिफरेंट टिश्यूज़ के मिलने से बनता है। तो यहाँ पे आप देखें कि कितना थिन सा सेक्शन है लीफ का, लेकिन अगर हम उसको पील ऑफ करें तो उसके अंदर भी कितनी ज़्यादा डिफरेंट लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं। ये डिफरेंट टिश्यूज़ की लेयर आपको नज़र आ रही हैं। इसमें सबसे ऊपर एक क्यूटिकल है, उसके बाद जो है अपर एपिडर्मस है, पेलिसेड मीजोफिल सेल हैं, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल हैं, उसके बाद टिश्यूज़ हैं सॉरी, और जाइलम फ्लोएम जो ये टिश्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं, फिर लोअर एपिडर्मस टिश्यूज़ हैं। तो ये तमाम लेयर जो हैं, इतनी ज़्यादा लेयर्स हैं, लेकिन स्टिल पत्ता अगर आप देखें तो वो कितना जो है वो बारीक होता है, थिन सेक्शन होता है उसका। वन बाय वन टिश्यूज़ को अब हम स्टडी करते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज़ देख सकते हैं आप। सबसे पहले तो अपर एपिडर्मल टिश्यू होते हैं, ये आपको इसमें मैंने डायग्राम में भी शो करवा दिए हैं। कवर्ड विद अ वैक्सी क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। और इसके ऊपर भी एक लेयर है, ये बेसिकली सेल से मिलके नहीं बनती, बल्कि ये एक वैक्सी क्यूटिकल है। इसके ये सेक्रीट की जाती है एपिडर्मल टिश्यूज़ के थ्रू, और अपने आप को वाटर लॉस को सेव करने के लिए। वाटर लॉस को किस तरह से ये प्रिवेंट करती है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सर्दियों के अंदर अपनी स्किन के ऊपर लोशन की लेयर लगाते हैं ताकि डायरेक्टली स्किन से जो है वाटर लॉस ना हो और स्किन फटना ना शुरू हो जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऊपर एक ऑयल की लेयर चढ़ा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि एयर जो है वो ड्राई है, लेकिन वो हमारी स्किन में से वाटर को एवेपोरेट नहीं करवा पाती। बिल्कुल ऐसे ही पौधे भी क्या करते हैं, अपने ऊपर एक क्यूटिकल यानी वैक्स की लेयर चढ़ा लेते हैं ताकि ड्राई एयर जो है उनका वाटर सोक ना कर सके। उसके बाद लोअर एपिडर्मस आ जाता है, ये लास्ट पे होती है लेयर, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये लास्ट लेयर है, लेकिन यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यूज़ में दोनों को डिस्कस करना था, इसलिए यहाँ पे ऊपर शो करवाई है। तो एपिडर्मल जो लोअर एपिडर्मस है उसके अंदर जो एक मेन फीचर है वो है गार्ड सेल और स्टोमेटा। तो लोअर एपिडर्मस में जो आपको मेन फीचर नज़र आ रहे हैं वो गार्ड सेल और स्टोमेटा के हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज है, लंग्स हैं बेसिकली ये जो लीफ है उसका, और इसमें से जो है वाटर भी लॉस होता है। तो ये लोअर साइड पे होने की क्या वजह है इसकी, ये अपर साइड पे क्यों नहीं है? उसकी वजह ये है कि अपर साइड पे डायरेक्टली सनलाइट पड़नी होती है, जिसकी वजह से वाटर लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अगर ऊपर वाली साइड पे गार्ड सेल होंगे, और गैसेस की डिफ्यूज़न भी। तो इस वजह से ये लोअर साइड पे होते हैं कि डायरेक्टली धूप ना पड़े और वाटर का लॉस कम से कम हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मीज़ोफिल टिश्यू आ जाते हैं। मीज़ोफिल टिश्यू में दो तरह के आपको टिश्यूज़ नज़र आएंगे, पेलिसेड मीज़ोफिल और स्पॉन्जी मीज़ोफिल। अब ये जो सेल हैं, पेलिसेड सेल जो हैं, इनकी देखें अरेंजमेंट, ये कितने टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है, और टाइटली अरेंज्ड हैं, इनके दरमियान कोई स्पेसेस नहीं है। पेलिसेड सेल की जो एक मेन बात होती है कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, और ये ऊपर वाली साइड पे है लीफ के जस्ट बिलो जो द क्यूटिकल एंड एपिडर्मस, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट हैं। तो सनलाइट जब डायरेक्टली इन पे पड़ती है तो ये देखें किस तरह टाइटली पैक्ड हैं ताकि सन मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें। लोकेटेड बीनीथ अपर एपिडर्मस मेड ऑफ टाइटली पैक्ड इलोंगेटेड सेल रिच इन क्लोरोप्लास्ट साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। उसके बाद स्पॉन्जी मीज़ोफिल सेल आ जाते हैं, ये भी क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग होते हैं, लेकिन इनके दरमियान स्पेसेस होती हैं, ये टाइटली पैक नहीं होते। बीनीथ पेलिसेड मीज़ोफिल कंपोज्ड ऑफ लूजली अरेंज्ड सेल विद एयर स्पेसेस फॉर गैस डिफ्यूजन। क्योंकि इन्होंने हेल्प आउट करना होता है कि इनके दरमियान में से जो पेलिसेड सेल हैं और बाकी तमाम सेल्स की गैसेस जो हैं डिफ्यूज़ करके स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज हो सकें। नेक्स्ट अगर हम नंबर 3 पे देखें तो वास्कुलर टिश्यूज़ आ जाते हैं। वास्कुलर में आपको पता है जाइलम और फ्लोएम आ जाती है। ये मिड रिब और वेंस के अंदर होता है, ये मैं पत्ते के ऊपर से दिखाता हूँ। ये जो आपके सामने ये कुछ लाइंस हैं, लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली जो लाइंस हैं ये बेसिकली वास्कुलर बंडल हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। जाइलम इसमें आ जाते हैं, जाइलम डिफरेंट सेल से मिलके बना होता है, इस कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल को फ्रॉम स्टेम टू लीव, और इसी तरह जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड यानी शुगर को, जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनती है और लीव से स्टेम और रूट तक पहुंचाई जाती है।
तो ये ओवरऑल जो है लीफ का स्ट्रक्चर है, उसके हर एक टिश्यू को जो है मैंने अलग अलग से एक्सप्लेन भी कर दिया है। आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। अपर एपिडर्मिस जो है वो प्रोटेक्शन की लेयर है। उसके बाद पेलिसेड सेल जो हैं वो टाइटली पैक्ड क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल हैं। उसके बाद स्पॉन्जी मीजोफिल सेल हैं जिनके दरमियान स्पेसेस होती हैं गैशियस एक्सचेंज के लिए। फिर जाइलम फ्लोएम आ जाते हैं और लास्ट पे लोअर एपिडर्मिस जिसके अंदर गार्ड सेल और स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल बेसिकली गेट हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग को स्टोमेटा की कंट्रोल करते हैं, और स्टोमेटा होल हैं जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट। तो प्लांट जो हैं उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम दो ही पाए जाते हैं। ह्यूमन के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस तरह और भी बहुत सारे। लेकिन प्लांट जो हैं उनके पास सिर्फ दो सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम। रूट सिस्टम की बात की जाए तो ये बिलो द ग्राउंड होता है, ठीक है। ये यहाँ पे ये अगर सॉइल है तो सॉइल के नीचे है ये रूट सिस्टम आपको नज़र आ रहा है। इसमें रूट होती हैं मेनली। रूट क्या कर रूट हेयर सेल्स होते हैं रूट के ऊपर। ये मिलके क्या करते हैं, एक तो सरफेस एरिया एक्सपेंड कर देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर और मिनरल्स के लिए। नंबर 2 पे अगर हम देखें तो एंकर करते हैं प्लांट को सॉइल के अंदर। अगर ऊपर देखें जितना भी पार्ट अबव द सॉइल है उस सारे को हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में हमारे पास स्टेम, फ्रूट, लीव, फ्लावर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इंक्लूड स्टेम, लीव एंड फ्लावर, सपोर्ट फोटोसिंथेसिस एंड रिप्रोडक्शन थ्रू इंटीग्रेटेड फंक्शन। तो इनका मेन काम क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं, वो पूरे पौधे को देते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन के थ्रू सीड प्रोड्यूस करते हैं और स्पोर प्रोड्यूस करके रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो इस तरह से प्लांट के ऑर्गन सिस्टम भी अब हमने कवर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में अब हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन। इसके अंदर पहले हम जो है ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे ह्यूमन के अंदर जो है। उसके बाद जिस तरह हमने प्लांट के ऑर्गन को स्टडी करके लीफ को डिटेल में स्टडी किया था, वैसे ही हम यहाँ पे स्टमक जो है एज एन ऑर्गन डिटेल में स्टडी करेंगे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। तो मूव करते हैं नोट्स की तरफ। ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी आपके सामने जो है वो मेंशन्ड है। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला ऑर्गन है वो है हार्ट। क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है दैट पम्प ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। काम क्या है, सबसे पहले तो फॉर्मेशन क्या है कि मसल्स का बना एक ऑर्गन है जो कि पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर। इसी तरह एसेंशियल है फॉर डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल। ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड क्या क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट को, पानी को, बहुत सारी चीज़ों को ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो बेसिकली हार्ट ही उसकी मेन रीज़न है। इसी तरह रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, जो ब्लड जो है अपने अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करता है, तो वो भी मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है, हार्ट की वजह से। तो इस तरह से आप हार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लंग्स आ जाते हैं जो कि एक ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन है और रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रीदिंग के लिए, गैशियस एक्सचेंज के लिए। हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो लंग्स में जाती हैं गैसेस। लंग्स से फिर वो डिज़ोल्व होती हैं किसमें, ब्लड में, और ब्लड के थ्रू वो हर एक बॉडी के सेल तक पहुंचती हैं। तो फैसिलिटेट करते हैं एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं जहाँ पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ एक्सचेंज की जाती हैं। तो लंग्स जो हैं वो ब्रीदिंग में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गन है वो है ब्रेन। अगर हम ब्रेन को देखें तो कंट्रोल सेंटर है बॉडी का। पूरी बॉडी के जो फंक्शन है उनको ब्रेन कंट्रोल करता है और ब्रेन जो है तमाम इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर थॉट, इमोशन एंड मूवमेंट। इसी तरह जो चीज़ें हम सीखते हैं, हमारे जो इमोशन है, मूवमेंट है, थिंकिंग है, रीजनिंग है, इन तमाम एक्शंस को भी ब्रेन ही कंट्रोल करता है। इसी तरह कोऑर्डिनेशन बॉडी के अंदर जो होता है मूवमेंट के लिए, ये भी तमाम जो हैं ये ब्रेन ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास लीवर आ जाता है। लीवर की अगर बात करें तो परफॉर्म वेरियस वाइटल फंक्शन। फॉर एग्जांपल फिल्टर करता है ब्लड को, ब्लड की फिल्ट्रेशन करता है, रेड ब्लड सेल को इवन जो है वो ब्रेक डाउन करके उसमें से आयरन को भी अलग करता है। प्रोड्यूस बाइल।
अब बाइल जो है ग्रीनिश लिक्विड होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ किया जाता है टू इमल्सीफाई फैट। इसको गाल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। बाइल बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए, तो ये भी प्रोड्यूस होती है किसमें, लीवर के अंदर। इसी तरह स्टोर ग्लूकोज, ग्लूकोज को एज अ ग्लाइकोजन स्टोर करता है और जो ग्लूकोज है उसको स्टोर्ड फॉर्म में रखता है। ये भी लीवर का रोल है। इसी तरह जो प्रोटीन है उनको ब्रेक डाउन करके यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह के डिफरेंट काम लीवर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास किडनी आ जाता है। किडनी क्या है करता है बेसिकली, किडनी हमारे जो ब्लड है उसको फ़िल्टर आउट करता है, उसमें से वेस्ट मटेरियल जो है उसको निकालता है। तो फ़िल्टर प्लांट है हमारी बॉडी का और हमारे ब्लड को साफ़ करता है और प्रोड्यूस करता है यूरिन। यूरिन जो है वेस्ट मटेरियल वगैरह को निकाल के यूरिन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टमक हमारे पास। स्टमक की अगर बात करें तो मस्कुलर ऑर्गन है ये भी, दैट ब्रेक डाउन फूड, जो कि फूड को ब्रेक डाउन करता है। यूज डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर केमिकल डाइजेशन, और डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl या गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं उनको इस्तेमाल करता है, जिससे एंजाइम और डिफरेंट उसमें एंजाइम होते हैं जिसके थ्रू प्रोटीन को मेनली स्टमक डाइजेस्ट करता है, और जो फूड के अंदर जर्म्स वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिज़म आ जाते हैं उनको भी किल करता है। तो ये भी आपने याद रखना है, ऐड कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को भी, कि स्टमक के अंदर मेनली प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट हम इंटेस्टाइन पे मूव करते हैं। इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्ग ट्यूबुलर ऑर्गन है हमारे पास, ट्यूब्स की शक्ल में नज़र आता है हमें, ठीक है। और इंटेस्टाइन में दो काम होते हैं। पहले तो डाइजेशन होती है फूड की, जो कि इंटेस्टाइनल वाल जो है वो जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं। बाइल आके एंजाइम जो है स्क्वर्ट करती है। उसके बाद पेंक्रियाटिक जूसेस भी यहीं पे रिलीज़ किए जाते हैं। तो ये सारे एंजाइम मिलके, तीन तरह के एंजाइम, बाइल का, पेंक्रियाटिक जूस का और इंटेस्टाइन की अपनी वाल्स का, ये मिलके जो है वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद जो है अब्जॉर्ब करते हैं। विलाय होती है इंटेस्टाइन के अंदर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि फूड की अब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करते हैं। और फूड जो है अब्जॉर्ब होकर किस में चली जाती है, ब्लड के अंदर, और ब्लड से फिर हर सेल तक पहुंच जाती है। तो इंटेस्टाइन का ये काम होता है। नेक्स्ट है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है अभी मैंने जिक्र भी किया था कि डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है और इसके साथ साथ हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकाजन, जो कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर कंट्रोल करते हैं, ये दोनों हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज यानी शुगर के पेशेंट्स खुद भी इंजेक्ट करते हैं। उसकी क्या वजह होती है कि उनके ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा कंसंट्रेशन में होना शुरू हो जाता है, तो इंसुलिन उसको फिर कंट्रोल करती है। तो ये हमारे जो हैं वो ऑर्गन आ गए, हमारी ह्यूमन ऑर्गन मेन। अब हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं। इन ऑर्गन्स में से जो हमने डिटेल में ऑर्गन स्टडी करना है वो है स्टमक। स्टमक एज एन ऑर्गन, स्टमक की अगर हम बात करें तो काम क्या करता है, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड टेम्परेरीली स्टोर फूड। स्टमक जो है मैकेनिकल मतलब फिज़िकली फोर्सफुली डाइजेस्ट करता है फूड को। किस तरह से, उसके अंदर जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती हैं जिनके थ्रू जो है वो चर्निंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। चर्निंग से क्या होता है कि खाना जो है उसको जब वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस गुजरती हैं तो वो खाना जो है एक तो अच्छे से मिक्स होता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, दूसरा उसमें हीट की वजह से भी डिफरेंट जो हैं वो चीज़ें जो हैं ब्रेक डाउन होती हैं। और प्रोटीन की डाइजेशन केमिकली बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट एंजाइम वो भी होता है, और टेम्परेरीली तकरीबन 4 आवर्स के लिए 3 से 4 घंटे ये स्टोर भी करता है फूड को। अच्छा, अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो किन किन टिश्यूज़ ऑर्गन जो हैं आपको पता है टिश्यूज़ के मिलने से बनते हैं। तो ये स्टमक किन किन ऑर्गन्स के मिलने से बनता है, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ये क्या करते हैं, इनर वॉल को लाइन करते हैं, इन सक्रीट करते हैं म्यूकस फॉर प्रोटेक्शन, एंड गैस्ट्रिक जूस कंटेन पेप्सिनोजन एंड HCl। अब ये इंटरनल वॉल जो है वो बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू की, और इनके ऊपर जो है वो सेक्रेटरी ग्लैंड भी होते हैं और वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। अब म्यूकस क्या है, एक लेयर है, ऑयली सी लेयर समझ लें, जैसे हम मेटल के ऊपर पेंट करते हैं ताकि मेटल को जो जंग है वो ना खाए, वैसे ही हमारे स्टमक के अंदर तो HCl है जो कि बहुत ज़्यादा क्रोसिव होता है।
वो अपनी ही वाल्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट ना कर दे, इसके लिए हम एक म्यूकस की लेयर जो है वो एपिथेलियल टिश्यू अपने ऊपर स्क्रीट करते हैं। उसके बाद गैस्ट्रिक जूसेस जिनमें पेप्सिनोजन और HCl होता है वो सेक्रीट करते हैं। HCl जर्म्स को किल करता है और पेप्सिनोजन जो है वो उसको भी एक्टिवेट करता है ताकि वो प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट कर सके। नंबर 2 पे अगर हम देखें तो कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि लाइज बीनीथ द एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यूज़ के नीचे होते हैं, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड कंटेन ब्लड वेसल, नर्व एंड लिम्फेटिक सिस्टम। और इनके अंदर जो है ब्लड वेसल्स भी होती हैं, नर्व्स भी होती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। और नंबर 3 पे हमारे पास आ जाते हैं मसल टिश्यू। मसल टिश्यू जो हैं वो अब आप देख सकते हैं 3 तरह के हैं। 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स होते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है, मिडल में सर्कुलर लेयर होती है और इनर में ओब्लिक लेयर होती है। दीज मसल्स चर्न एंड मिक्स फूड। अब ये डिफरेंटली मूव करके लॉन्गिट्यूडनली, सर्कल में और इस तरह से जब ये मूव करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं तो उससे फूड जो है वो उसमें चर्निंग का प्रोसेस होता है। फूड में से डिफरेंट कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू फूड को जो है वो एक तो मिक्सअप किया जाता है और दूसरा हीट प्रोड्यूस होती है जिससे फूड के अंदर डिफरेंट केमिकल बॉन्ड टूटते हैं और फूड मिक्स भी होती है। फिर लास्ट पे आ जाता है आउटर कनेक्टिव टिश्यू जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि सपोर्ट करती है सिर्फ स्टमक को। तो आउटर कनेक्टिव टिश्यू का जस्ट आपने इतना बताना है कि ये स्टमक को सपोर्ट करने के लिए होती है। तो इस तरह से हमने जो है वो स्टमक को एज एन ऑर्गन स्टडी कर लिया है कि मेन काम क्या है, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन है। 3 तरह के इसमें 4 तरह के इसमें मेन टिश्यूज़ हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो कि इनर लाइनिंग पे होते हैं और सेक्रीशन भी प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस, गैस्ट्रिक जूस वगैरह। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो उनके अंदर जो हैं वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ब्लड वेसल, नर्व, लिम्फेटिक सिस्टम होता है। मसल टिश्यू जो हैं वो बेसिकली चर्निंग के प्रोसेस के में हेल्प करते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप की लेयर्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल लेयर, सर्कुलर लेयर और ओब्लिक लेयर। इसी तरह आउटर कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करते हैं स्टमक को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। ऑर्गन सिस्टम को अब हम स्टडी करते हैं। ऑर्गन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन ये आसान है। आपने मोस्ट प्रोबेबली 6 क्लास में ऑर्गन सिस्टम जो है ये वाला स्टडी किया होगा। ये वहीं से उन्होंने तकरीबन वही चीज़ें हैं, कोई चेंज नहीं है उसमें, वही चीज़ें उठा के इन्होंने दी हैं। तो ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी में हम कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम को स्टडी करेंगे। पहला है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो है वो स्केलेटन से निकला है, यानी कि हमारी जो बोन्स हैं उनका तमाम सिस्टम, कंपोज ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड टेंडन। ठीक है, 3 चीज़ें मेन हैं, बोन्स, कार्टिलेज एंड टेंडन। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही है, कार्टिलेज हमारी नाक के ऊपर, बोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में जगह जगह जॉइंट्स पे, और टेंडन भी होती हैं जॉइंट्स पे। तो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, हमें जो है स्केलेटल सिस्टम स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन भी देता है, मूवमेंट में भी हेल्प आउट करता है। उसके साथ साथ स्टोर मिनरल एंड प्रोड्यूस ब्लड सेल। जो हमारी बोन्स हैं उनके अंदर कैल्शियम भी स्टोर होता है और इसके साथ साथ मेन जो बड़ी बोन्स हैं उनके अंदर ब्लड सेल भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो ये स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन है, उसकी डायग्राम भी आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट कर दी है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको हम पहले भी डिटेल से पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, ईसोफेगस, गुलट भी कहते हैं ईसोफेगस को, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन ये आ जाते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये लीवर भी इन्होंने साथ, ये एसेसरी ऑर्गन होता है, उसका पार्ट नहीं होता लेकिन हेल्प करता है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ और ईसोफेगस ये जो हमारा पाइप होता है जो कि माउथ से स्टमक तक लेके आता है फूड को। मेन काम क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ब्रेक डाउन फूड एंड ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्ब करवाना ब्लड के अंदर, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे लंग्स आते हैं, फेफड़े, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रैकिया क्या है, मेन जो ये विंड पाइप आपको नज़र आ रहा है जो कि गले से नीचे की तरफ जा रहा है, ये ट्रैकिया है। ठीक है, और इससे आगे जो 2 छोटे पाइप्स निकल रहे हैं वो ब्रोंकाई। ठीक है,
तो नेक्स्ट जो है वो लंग्स के अंदर ब्रोंकियोल्स और फिर एल्वियोलाई वगैरह, तो ये लंग्स में आ जाएंगे। मदद क्या करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, फैसिलिटेट करता है गैस एक्सचेंज में बिटवीन बॉडी एंड इन्वायरमेंट में, बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 पे आ जाता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम को देखें तो कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल, ये वो तमाम मसल्स हैं जो कि स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच होते हैं, और स्केलेटल जो बोन्स हैं वो एज खुद अकेली मूव नहीं कर सकती जब तक मसल उन्हें ना खींचें। तो बोन्स जो हैं वो सपोर्ट तो कर सकती हैं बॉडी को, मूव नहीं कर सकती स्केलेटल मसल सिस्टम के बगैर। तो अलाउ करते हैं मूवमेंट और सपोर्ट करते हैं बॉडी को, और अपनी पोजीशन भी संभाल के रखना जो है, बना के रखना, वो भी मसल्स टिश्यू की वजह से ही या मस्कुलर सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल है, वरना हड्डियां जो हैं वो तो अकेली ये काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमारे पास नर्वस सिस्टम आ जाता है, जिसके अंदर हम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीन मेन हमारे पास पार्ट हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स हैं। इनके मिलने से नर्वस सिस्टम बनता है, और ये कोऑर्डिनेट करता है यानी मिल के काम करवाता है बॉडी फंक्शन में थ्रू नर्व इम्पल्सेस। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मूवमेंट हैं, जो भी हमने जो है वो फंक्शन करने हैं, उनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट, इवन वॉक करनी है तो हमारे डिफरेंट मसल्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तो हम वॉक करेंगे। किस टांग ने किस टाइम पे आगे जाना है, किसने पीछे जाना है, ये सारी कोऑर्डिनेशन कौन करवा रहा है? नर्वस सिस्टम। 6 नंबर पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है। ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है या सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ब्लड को मूव करता है। इसके अंदर भी तीन मेन जो हैं वो ऑर्गन आ रहे हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ब्लड जो है वो आपको पता है एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये तीनों मिलके क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का ये काम है, ऑक्सीजन जो लंग से लेता है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरह जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब करता है, और वो भी पूरे बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाता है। इसी तरह डिफरेंट जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उनके हार्मोन्स को कैरी करता है, और फिर वेस्ट प्रोडक्ट को भी कैरी करता है और किडनी तक लेके जाता है, जो कि फ़िल्टर आउट करता है उसको। तो ये बाय वर्किंग टुगेदर दीज ऑर्गन सिस्टम मेंटेन होम्योस्टेसिस इन एनेबल द बॉडी, ह्यूमन बॉडी टू फंक्शन इफेक्टिवली। तो इन तमाम ऑर्गन के मिल के काम करने से जो है बॉडी का पूरे फंक्शन का होते रहते हैं और इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक भी अब कवर हो गया है। हमने इसमें जो है वो तकरीबन 6 तरह के जो हैं वो बॉडी के ऑर्गन सिस्टम स्टडी किए हैं, और डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट मैंने कर दी थी। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अब हमारे पास वो है 5.4 होम्योस्टेसिस। इसमें हमने होम्योस्टेसिस को समझना है और उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे, और साथ साथ जो है हम उसके सिग्निफिकेंस को भी देखेंगे। तो मूव करते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो होम्योस्टेसिस जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। हमने इसके शॉर्ट नोट्स जो हैं उनसे स्टडी करते हैं। होम्योस्टेसिस क्या है? बेसिकली बॉडी की वो एबिलिटी है जिससे वो मेंटेन करती है स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इसको समझने में शायद मुश्किल हो रही हो, डिस्पाइट चेंजेस इन द, तो इसका मतलब इजी अल्फाज में ये है कि बॉडी जो है वो अपना इंटरनल जो इन्वायरमेंट है, जिसमें टेम्परेचर आ जाता है, उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन आ जाती है, सोल्यूट वगैरह की कंसंट्रेशन, उसको एक ख़ास जो है वो लेवल पे रखती है, चाहे बाहर जो है वो जो भी चेंजेस होते रहें इन्वायरमेंट में। जैसे टेम्परेचर जितना भी ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहना है। तो ये जो एबिलिटी है बॉडी की कि मेंटेन करती है एक स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, चाहे बाहर जो है वो जितना मर्ज़ी चेंजेस होते रहें। इसी तरह पानी की आप कंसंट्रेशन की बात कर लें, आप समंदर में भी छलांग लगा दें, अगर आपका मुंह बाहर है और सांस ले पा रहे हैं तो आपकी वो सारा पानी आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, तो इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबल ही रहता है डिस्पाइट, चाहे जितने भी चेंजेस आते रहें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो इसी लिए ठंड के दौरान भी हमारा टेम्परेचर 37 के अराउंड अबाउट ही रहता है, और इवन गर्मियों में भी
क्योंकि बॉडी रेगुलेट करती है थ्रू होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, पीएच लेवल है। तो ये तमाम प्रोसेसेस को बॉडी जो है होम्योस्टेसिस के थ्रू कंट्रोल करती है। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो होम्योस्टेसिस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंस है किसी भी बॉडी के लिए या ह्यूमन बॉडी के लिए, तो हर सेल जो है वो फंक्शन करता है प्रॉपरली अगर उसके पास एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन जो हैं वो नॉर्मल रेंज में हो। ठीक है, आपको पता है कि हमारी बॉडी में तमाम जो प्रोसेसेस हैं उनको एंजाइम कंट्रोल कर रहे होते हैं, और एंजाइम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, यानी उन्हें ख़ास टेम्परेचर पे वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं। उससे कम हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए तो इवन एंजाइम तो डीनेचर भी हो जाते हैं। इसी तरह एंजाइम्स को एक ख़ास पीएच भी चाहिए होती है, उस पीएच पे काम करते हैं, उससे कम ज़्यादा में वो काम नहीं कर पाते। तो रिएक्शन जो है टोटल हमारी बॉडी के वो इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि होम्योस्टेसिस का प्रोसेस हो, वरना वो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन जो हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो ईच सेल फंक्शन प्रॉपरली ओनली इफ एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन, टेम्परेचर, पीएच, साल्ट, ग्लूकोज, ऑक्सीजन रिमेन विद इन नॉर्मल रेंज। When muscle produce heat during hard work, brain temperature centers signal the sweat glands sweating cool the body। अब ये एक वो होम्योस्टेसिस का पाथवे बता रहे हैं कि लेट्स से मसल्स जो हैं वो किसी हैवी एक्सरसाइज के दौरान प्रोड्यूस कर रहे हैं हीट, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर अब इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है। इसको अभी हम एग्जांपल से भी समझेंगे। तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन हमारे स्वेट ग्लैंड्स को ऑर्डर करेगा कि पसीना जो है स्वेट प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। उससे क्या होगा, जब इवेपोरेशन होगी हमारी बॉडी से तो कूलिंग इफेक्ट आएगा। जब वाटर जो है वो स्किन सेल्स के ऊपर से इवेपोरेट कैसे होगा, स्किन सेल की गर्मी को अब्जॉर्ब करके। तो वहाँ पे ठंड, वो सेल जो है अब उनकी हीट अब्जॉर्ब कर लिया पानी ने, पानी इवेपोरेट कर गया तो वो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट कास्ट हो जाएगा। इसी तरह है व्हेन बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप द ब्रेन सिग्नल मसल्स शिवरिंग जनरेट हीट। सर्दियों में आपने देखा होगा कि कपकपी तारी हो जाती है, उसे हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, यानी शिवर करके बॉडी जो है वो वाइब्रेट करके बहुत ज़्यादा विगरसली हीट प्रोड्यूस कर रही है। तो सर्दियों के अंदर जो है बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होने से ब्रेन सिग्नल करता है मसल्स को, मसल जो हैं वो फास्टली जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, जिससे शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे अंदर जो है वो हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। इसी तरह ड्रिंकिंग जूस जो है वो राइज़ करता है ब्लड का ग्लूकोज लेवल, और जो स्पेशल ग्लैंड हैं वो रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं इंसुलिन को। इंसुलिन क्या करती है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर देती है, लोअर करके नॉर्मल करना शुरू कर देती है। इसीलिए जो लोग डायबिटिक होते हैं, यानी कि शुगर के मरीज़ होते हैं, उनके अंदर वो उन्हें अक्सर इंसुलिन जो है वो लगानी पड़ती है आर्टिफिशियल। इसी तरह नेक्स्ट जो है ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज मसल नीड मोर ऑक्सीजन। हार्ड एक्सरसाइज के वक्त जो है वो मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब वो ऑक्सीजन क्या कहाँ से आएगी, सांस लेने से। सांस लेने से क्या होगा, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जो है वो लंग्स तक जाएगी। अब लंग्स से कहाँ जानी है, वो ब्लड में। तो ब्लड को भी फास्ट होना पड़ेगा ताकि हर सेल तक ऑक्सीजन पहुँचे। तो ब्लड फास्ट करने के लिए हमें हार्ट बीट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो देखें, एक तो हमें सांस चढ़ता है, फिर साथ साथ हमारी हार्ट बीट भी इंक्रीज़ हो जाती है ताकि जो ब्लड ऑक्सीजन पिक कर रहा है लंग से वो जल्दी जल्दी उस ऑक्सीजन को सेल्स तक भी पहुंचा सके। और इस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो मसल तक वो टाइमली पहुंचती है और ज़्यादा सप्लाई को मेंटेन किया जाता है। इस तरह से बॉडी जो है वो हर चीज़ को मेंटेन रखती है। ये जितनी भी अभी हमने मेंटेनिंग की एग्जांपल्स पढ़ी हैं, एक एंजाइम्स के लिए टेम्परेचर वगैरह का भी रोल पड़ा है, फिर स्वेटिंग, फिर हमने जो है वो शिवरिंग भी पढ़ा, फिर हमने जो है वो ग्लूकोज लेवल को इंसुलिन किस तरह रेगुलेट करती है। तो ये सारे जो काम हैं ये क्या हैं, होम्योस्टेसिस, यानी कि इंटरनल बॉडी की जो कंडीशंस हैं उनको एक ख़ास लेवल पे रखना डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल कंडीशंस। नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम ये होम्योस्टेसिस इन बॉडी को की एक एग्जांपल है जिसमें बॉडी टेम्परेचर को किस तरह से कंट्रोल करती है उसको एक्सप्लेन किया गया है। इसको भी समझ लेते हैं। तो ये आपके सामने एक ह्यूमन है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है जिसका नॉर्मल टेम्परेचर है। लेट्स से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फॉल करता है बिलो 37 से डिक्रीज़ हो गया बॉडी का टेम्परेचर। तो क्या होगा, मसल स्टार्ट कर देंगे शिवरिंग,
शिवरिंग जनरेट हीट, यानी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगी, मसल बार बार जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे हैं, उसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी जो कि बॉडी के टेम्परेचर को वापस 37 डिग्री तक ले जाएगी और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल ही रहेगा। दूसरी कंडीशन में अगर टेम्परेचर जो है बॉडी का वो राइज़ करता है अबव किसी वजह से, बुखार वगैरह की इंडिकेशन में बॉडी टेम्परेचर राइज़ हो जाता है, तो क्या होगा कि स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्वेट ग्लैंड सिक्रेट करेंगे स्वेट को, और जैसे ही स्वेट जो है वो वेपोरेट होगा तो हीट जो है वो उसको ऑब्जॉर्व करेंगे बॉडी की, और बॉडी जो है वापस कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी और बॉडी का टेम्परेचर वापस 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये साइक्लिक प्रोसेसेस हैं, ये चलते रहते हैं। इससे जो है होम्योस्टेसिस के थ्रू हमारी जो बॉडी है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होम्योस्टेसिस है। कौन कौन सा ऑर्गन होम्योस्टेसिस के लिए क्या क्या काम करता है, इसको हमने अब जो है वो स्टडी करना है जी। तो रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होम्योस्टेसिस को अब हम जो है वो स्टडी करते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्व्स का सिस्टम जो है हमारा, और एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। नर्व जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल मैसेजेस को कन्वे करती हैं और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बेसिकली हार्मोन्स वगैरह जो हैं उनके थ्रू, केमिकल मैसेजेस के थ्रू जो हैं ये कम्युनिकेट करते हैं। तो दोनों जो हैं वो बेसिकली मैसेजेस को ही कन्वे करते हैं। नर्व जो हैं वो नर्व इम्पल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल मैसेजेस सेंड करते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमारे पास केमिकल मैसेजेस को सेंड करके रेगुलेशन करते हैं। तो ये दोनों मिलकर रेगुलेट करते हैं हार्ट रेट को, रेस्पिरेशन को, मेटाबॉलिज्म को और स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज को। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें रेस्पिरेशन आ जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो मेंटेन रखते हैं बॉडी के अंदर। लेट से आपने जो है वो हार्ड एक्सरसाइज की है तो आपकी रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो जितनी चाहिए उतनी पहुंचती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही फास्ट जो है वो बाहर निकलती रहे। इसी तरह अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से मुराद होता है हार्ट का आपका सिस्टम, और रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर, जो ब्लड है उसके वो टेम्परेचर को भी कैरी करता है, पीएच और डिलीवर सब्सटेंसेस टू सेल, और इस तरह पीएच को भी कंट्रोल करता है और सब्सटेंसेस जो है हर सेल तक, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वाटर, ये सारी चीज़ें, और वहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वहाँ तक पहुँचाना और उनको हर बॉडी के सेल तक पहुँचाना, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आ जाता है। और इसका भी आपने देखा है कि हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं। उसकी यही वजह है कि हमारी बॉडी को तेज़ तेज़ या जल्दी जल्दी चीज़ें पहुंचाने के लिए, ताकि होम्योस्टेसिस रहे, यानी इंटरनल जो है वो एक ख़ास पोजीशन पे, एक ख़ास जो है वो कंडीशन मेंटेन रहे, बाहर जैसे भी हालात हों। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसका काम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। न्यूट्रिएंट हर सेल तक पहुंचाने हैं ब्लड के अंदर मिक्स करके, ताकि एनर्जी मिलती रहे हर सेल को, ग्रोथ होती रहे और रिपेयर करती रहे बॉडी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम है। आपको पता है कि बोन्स जो हैं वो स्केलेटल सिस्टम में आ जाती हैं और मसल्स में स्केलेटल मसल आ जाते हैं तमाम। आपको ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके ही काम कर सकते हैं। बोन्स अलग से हमें जो है वो इतना फैसिलिटेट नहीं कर सकती जब तक के साथ मसल ना हो, मूवमेंट ही नहीं होगी मसल्स के बगैर बोन्स में। तो मेंटेन करती हैं पोस्चर, प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट को। पोस्चर बेसिकली हमारा जो हम किस तरह से हमारी बॉडी जो है वो खड़े हैं तो किस पोस्चर में हम खड़े हैं। प्रोवाइड सपोर्ट हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं मिलके। इनेबल मूवमेंट, और हमें मूवमेंट में भी हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम या बेसिकली रिमूव करता है वेस्ट को, रेगुलेट करता है वाटर और साल्ट के बैलेंस को। आपने देखा होगा कि गर्मियों में आपको जो है यूरिन वो मोस्टली येलो कलर का आता है, तो उसकी क्या वजह होती है कि बॉडी जो है वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा बचा रही होती है। अगर आपने कम पानी पिया हो तो उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, वाटर को कंजर्व कर रही होती है और ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट निकाल रही होती है। तो वेस्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से कलर जो है वो येलोइश होना शुरू हो जाता है। वहीं पे अगर हम देखें कि हमने पानी ज़्यादा पिया हुआ है
तो हमारा जो यूरिन है वो वाटरी कलर में ही होता है, यानी कि येलोइश नहीं होता। तो यूरिनरी सिस्टम भी रेगुलेट करता है, वाटर को बैलेंस करके रखता है बॉडी के अंदर। जब उसे वाटर की कमी फील होती है तो यूरिन जो है वो येलो कलर का आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो वाटर उसमें कम होता है और वेस्ट ज़्यादा होते हैं। और इस तरह से वो बैलेंस करता है, मेंटेन करता है ब्लड वॉल्यूम, प्रेशर और पीएच को। नेक्स्ट है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इसके अंदर प्रोटेक्ट करता है ये बॉडी को फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि रेगुलेट करता है टेम्परेचर थ्रू स्वेटिंग। तो इस तरह की जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हम प्रोटेक्शन हम देखते हैं बॉडी की एक्सटर्नल फैक्टर से बाय रेगुलेटिंग टेम्परेचर थ्रू स्वेटिंग, ये उसकी एक एग्जांपल है। तो ये था हमारी आज की वीडियो। आई होप सो आपको जो है वो चैप्टर की समझ आई होगी। अब हम जो है वो इस पूरे चैप्टर के ये नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी डाल दूंगा। अगर आपको अभी भी कोई टॉपिक समझने में मुश्किल हुई तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें।